हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। और मैं इस टाइम जो है मैंने जो आप लोगों को कल अंबेडकर जी के जीवन से जुड़ी हुई कुछ मैंने अहम बातें बताई थी, जिसमें मैंने सबसे पहला जो आप लोग को बताया था जन्म और बचपन। उसके बाद उसका दूसरा पार्ट शुरू हो रहा है। शुरू किया था मैंने शादी और शिक्षा शिक्षा और शादी मैंने शुरू की थी। तो उसका मैंने एपिसोड डाले हुए थे, जिसमें मैंने कल पांचवा एपिसोड डाला था। आज छठा एपिसोड यानी 19, जहाँ से मैंने कल स्टॉप किया था। स्टॉप मैंने किया था कि उन्होंने उन्हें जो है 750 अंकों में 282 अंक उन्हें प्राप्त हुए थे। यहाँ इससे आगे थोड़ा सा और फारसी भाषा में उन्हें सबसे अधिक अंक प्राप्त हुए थे। निश्चय ही एक अछूत व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो यहाँ तक मैंने कल आप लोगों को बताया था। इसके आगे आज का जो एपिसोड नंबर 6 है, इसमें जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसके आगे। तो मैं जो चीज़ आप लोगों को बता रहा हूँ, तो उसको आप लोग गौर से सुने, और सारी चीज़ों को, जो भी चीज़ें मैं बताते जा रहा हूँ, उसको आप लोग एक कॉपी और पेन लेकर भी बैठ के सुने, जिससे कि आपको जो भी मालूमात होगी उसको आप लोग नोट करेंगे, जिससे आपको बहुत ज़्यादा जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो जो है मैं उसके आगे का पार्ट आपको आपके सामने फिर से जो है रख रहा हूँ। तो समझ, जब ये इंसिडेंट उनके सामने हुआ कि जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, वो 750 अंकों में जब उन्होंने 282 अंक प्राप्त किए। तो जब 282 अंक प्राप्त किए, प्राप्त करने के बाद क्योंकि इस तरह की बातें उनके समाज में कभी हुई नहीं। जब हुई नहीं तो लोगों जब हुई नहीं तो भाई ऐसा कभी हुआ नहीं, लेकिन जब पहली बार उनके सामने इस तरह की बातें आई, तो लोगों के खुशी का ठिकाना ना रहा। लोग बहुत खुश हुए। तो खुशी के मारे उन्होंने एक क्या किया, बहुत खुशी मनाई। और खुशी मनाने के बाद एक जो है उन्होंने क्या किया, यानी भीम का अभिनंदन करने के लिए, यानी खुशी में अब जो अम्बेडकर जी थे उनका स्वागत करने के लिए उन्होंने एक प्रोग्राम रखा, जिस उन्हें सम्मानित करने के लिए। तो उन्हें सम्मानित करने के लिए प्रोग्राम था। और एक प्रसिद्ध, अब यहाँ पे समझते जाइए। देखिए, जब अभी हमारे वहाँ इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती है कि अगर हमारे वहाँ कोई बच्चा अच्छे मार्क्स से पास होता है या अच्छा कुछ करता है, तो हमारा समाज इस तरह की कार्यवाही नहीं करता है। लेकिन हमें इस तरह की कार्यवाही करते रहना चाहिए, जिससे हम बच्चों का मनोबल बढ़ा सकें। तो जब उन्होंने तो जब ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ, तो प्रोग्राम में एक ज़रूरी होता है कि एक जो है वहाँ पे अध्यक्ष भी बनाया जाता है, किसी ना किसी ऐसे इंसान को बुलाया जाता है जो बहुत ही अच्छा हो, या इस तरह की कोई अच्छी एक्टिविटीज़ कर रहा हो। तो एक प्रसिद्ध समाज सुधारक को, जिनका नाम था SK बोले, उनको बुलाया गया, यानी सभा का जो है अध्यक्ष बनाया गया और उनको बुलाया गया। और उसी सभा में और एक प्रसिद्ध समाज सुधारक थे, जो सुधारक तथा मराठी लेखक भी थे, जिनका नाम कृष्णा जी कैलुस्कर भी था, नहीं उपस्थित है, वो भी उपस्थित है, नहीं दो लोगों को बुलाया गया। तो वे उस समय जो कैलुस्कर जी थे, जो कृष्णा जी कैलुस्कर, वो सिटी हाई स्कूल में सहायक अध्यापक भी थे। और बाद में फिर वो हेडमास्टर बने। भीम और कैलुस्कर दोनों स्कूलों में, यानी दोनों स्कूल से छुट्टी होते ही निश्चय पूर्वक पढ़ने के लिए क्या करते थे, चरनी रोड गार्डन में निश्चित स्थानों पर जाकर बैठ जाते थे। मतलब जहाँ पे बहुत शांति होती थी, वहाँ पे जाकर बैठ जाते थे, और बैठने के बाद वहाँ पे अपना अध्ययन करते रहते थे। तो यानी भीम को नियम पूर्वक, यानी बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ते हुए देखकर उन बहुत ही खुश होते थे। यानी कोई भी, जब घर में, हमारे घर में क्या होता है कि जब कोई बच्चा नियम से, कायदे से, कानून से पढ़ता है, तो घर वाले भी देखते हैं कि ये हमारा बच्चा जो है बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, तो इस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा वॉच करते हैं। वॉच करने के बाद क्या होता है कि उसके जो है आगे बढ़ाने के लिए प्रयास भी करते हैं। तो इस तरह से कैलुस्कर जो थे वो बहुत प्रसन्न हुए। एक दिन उनके पास जाकर और उनका परिचय पूछा, उनके बारे में बातचीत की। और भीम ने सबको साफ साफ कह दिया, भीम एक अछूत लड़का था। यानी अछूत, जिसको लोग छूने से दूर भागते थे, परहेज करते थे, यानी वो अछूत, जिनको आज हम दलित भी कहते हैं, वो लोग अछूत थे। तो यह सुनकर वे आश्चर्यचकित हुए। यानी अगर आप आज भी कोई आपसे कुछ पूछने आता है, आपका इंट्रोडक्शन पूछने, आप बहुत अच्छे हैं, पढ़े लिखे, सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है, आप डायरेक्टली ये बात कहते हैं कि हम अछूत हैं, तो वो थोड़ा सा जो है आश्चर्यचकित हो जाएगा कि ये इसने ऐसी बात क्यों की। लोग अमूमन अपनी बात को छुपाने की कोशिश करते हैं, इसने बात ऐसी क्यों की।
तो तदुपरांत श्री कलुष्कर ने भीम को अच्छी अच्छी पुस्तक पढ़ने के लिए जो है देना प्रारंभ कर दिया। जब ये सब हुआ, क्योंकि वो उनसे बहुत प्रभावित हो गए, प्रभावित होने के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है उनको अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने लगे और देते भी रहे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जित कर सकें। तो उन्होंने अपनी जो वो नई पुस्तक उस वक्त लिख रहे थे, कौन सी पुस्तक लिख रहे थे, लाइफ ऑफ गौतम बुद्ध, यानी जो पहली पुस्तक श्री कलुष्कर जी ने दी थी, द लाइफ ऑफ गौतम बुद्ध। इसको आप लोग नोट करते जाएं कि कॉपी भीम को भेंट की। भीम को भेंट मतलब होता है कि उन्हें गिफ्ट दिया। और श्री कलुष्कर ने भी सभा में भीमराव की प्रशंसा भी की थी। जो उन्होंने सभा रखी गई थी उसमें उन्होंने प्रशंसा भी, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स, एक बहुत नीचे तबके से एक बंदा आता है, यानी जहाँ पे पढ़ने का कोई सिस्टम ही नहीं था, पढ़ाई दूर दूर तक लोगों में नहीं थी, वहाँ से आने के बाद मैट्रिक में इतने अच्छे, यानी उस वक्त 750 में जो 282 अंक प्राप्त किए, वो उनके लिए उस वक्त बहुत ज़्यादा अंक थे। तो फिर उसके सभा की समाप्ति में कलुष्कर ने रामजी सूबेदार से पूछा, यानी जब वो सभा समाप्त हो गई, सभा समाप्त होने के बाद यानी जो अम्बेडकर जी के पिताजी थे रामजी सूबेदार जी, उनसे पूछा कि जो है उनसे पूछा कि भीम को आगे पढ़ाएंगे अथवा नहीं। ये बात उनसे पूछी। या अब जब यहाँ पे जब बात उनसे पूछी गई तो उन्होंने बहुत ही दबे हुए स्वर में बोला। राम जी ने कहा वैसे उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, यानी दबे, जब कोई इस तरह जब किसी को परेशानी होती है तो नॉर्मल उसकी आवाज़ में थोड़ा सा दबाव शुरू हो जाता है। तो वे पर्व भीम की उच्च शिक्षा, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत करके उन्होंने कहा कि भीम को हम अच्छी शिक्षा दिलाएंगे। उधर श्री कलुष्कर ने भी आश्वासन दे दिया, उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं भी कोशिश करूंगा। आश्वासन दिया कि वह भीम की आर्थिक सहायता करेंगे, यानी आर्थिक सहायता, यानी पढ़ने के लिए उनको जो भी चीज़ें, कुछ ज़रूरत चीज़ें होती हैं पैसे की या जो भी चीज़ें हो सकती हैं, वो उधर से वो प्रोटेक्शन देंगे। लेकिन ये कैसे करेंगे, यह एक रहस्य मैं बताया नहीं कि हम कैसे करेंगे। भीम ने अपनी पढ़ाई के लिए बड़ा ही कठिन परिश्रम किया। हमें बहुत जो भी हम पॉइंट आपको इस बुक से, जो भी हम जो नोट्स हमने तैयार किए हैं उस नोट्स से आपको बता रहे हैं, तो उससे जो भी पॉइंट आप बता रहे हैं उसको पॉइंट को बहुत अच्छे से समझिए कि यानी उन्होंने क्या किया, बहुत ही कड़ा परिश्रम किया। हमें देखिए, ज्ञान हासिल करने के लिए जब तक हम परिश्रम नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं मिलेगा। जैसे कहावत है, कबीरदास जी का दोहा है, करत करत अभ्यास जड़मत हो सुजान, रसरी यावत जात है सिल पर पड़त निशान। तो ये जो दोहा है इसमें बात यही करे कि आप जब कड़ा परिश्रम और बराबर निरंतर काम करते रहते हैं तो आपको कामयाबी मिलती है। यही चीज़ थी कि अम्बेडकर जी को कामयाबी मिली। वह अपना खाना स्कूल में ही खाया करते थे। जो वो अपना खाना था वो क्या करते थे, स्कूल में ही खाया करते, क्योंकि उनके घर के हालात में अच्छे नहीं थे। फिर खाने में कुछ रोटी और साग हुआ करता था, जिसे एक श्रमिक भाई किला क्षेत्र में काम करने के लिए जाते थे, वह जाते थे समय छोड़कर जाया करते थे। भीम का परिवार ठेठ श्रमिक बस्ती में रहता। ठेठ से मतलब बहुत ही गरीब बस्ती में, जो बहुत ही गरीब मजदूर थे वहाँ पे रहा करता था। इसलिए वो मजदूरों की सोचनीय आर्थिक सहायता से भली बात परिचित थे। यानी जो उनकी जो मजदूर थे, उनकी जो आर्थिक स्थिति थी या जो भी परेशानियाँ थी उससे भली बात अच्छे से परिचित थे। अब भीम अपने सगे संबंधियों के लिए टिफिन एक मील में ले जाया करते थे। यानी जो उनके रिलेशन वाले थे, जो खानदान के लोग थे, उनको जो है उनके लिए जो है भीम खाना टिफिन में ले जाया करते थे। और जो वहाँ मजदूरी किया करते, उनके जो घर वाले वहाँ यानी जो खानदान वाले जो मजदूरी किया करते थे उनके लिए वो टिफिन ले जाया करते। इस प्रकार वह टिफिन बॉय अपनी ओर और समाज की बिगड़ती स्थिति को भली भांत समझने लगा था। यानी जो टिफिन बॉय यानी जो खाना पहुँचाने जो काम करता है उसको हम टिफिन बॉय भी बोलते हैं। यानी पहले जो आज भी मुंबई में टिफिन पहुँचाए जाते हैं, जो दूसरे जो लोग काम करते हैं फैक्ट्रीज़ में या जहाँ भी कारखानों में जो भी काम करते हैं, उनको जो लोग खाना पहुँचाते हैं उनको टिफिन बॉय बोला जाता है। अब ऐसी स्थिति हो चुकी थी कि राम जी की पढ़ाई चलाने असमर्थ महसूस होने लगा था। यानी उनकी ऐसी स्थिति खराब हो चुकी थी कि अब नहीं लग रहा था कि अब हम आगे अम्बेडकर जी को पढ़ा पाएंगे। 50 रुपए की मासिक पेंशन बहुत कम थी। यानी उस दौरान 50 रुपए जो आता था उसमें पूरी फैमिली को उन्हें खाना खिलाना, तमाम की तमाम चीज़ें करना बहुत ही मुश्किल साबित हो रहा था। उन्हें स्वयं नौकरी नहीं मिल पाई थी। यानी राम जी जो थे, जो उनके राम जी जो उनके पिताजी थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के, तो राम जी भीम, तो उन भीम के पिता थे, उनको जो नौकरी मिल नहीं पाई थी, जिसके कारण घर का खर्च चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था। और आखिरकार उन्होंने आनंदराव की पढ़ाई बंद करनी पड़ी उन्हें।
तो अब यहाँ पे एक बहुत ही दुखद क्षण गुजरा उनके सामने, जो उनके बड़े भाई थे। बड़े भाई को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी और उनको जीआईपी कार्यालय में नौकरी में लगवा दिया गया। यानी कार्यालय था जीआईपी, वहाँ पे जो है उनको नौकरी पे लगवा दिया गया। उससे आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार हुआ। थोड़े दिनों में आनंद राव का विवाह कर दिया गया। अब यहाँ पे जो है उनके घर में जो बड़े भाई थे आनंद राव जी, उनका विवाह हो गया। अब उन्हें भीम की विवाह की भी चिंता, यानी जो पिताजी उनके थे उन्हें भीम के विवाह की भी चिंता होने लगी। तो वे भीम के योग्य लड़की ढूंढने लगे। यानी अब जाहिर सी बात है, नॉर्मल सी बात है, जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो लोग क्या करते हैं, घर के जो बड़े होते हैं वो अपने बच्चे की शादी कराने के लिए वो रिश्ता ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो सूबेदार जी की लड़की पसंद आई और सब बातचीत पक्की हो चुकी थी। यानी सूबेदार जी थे, उनके जानने वाले थे, उनसे उनकी लड़की की शादी मतलब बातचीत हो चुकी, तय हो चुकी थी। पर उसी बीच राम जी ने एक और लड़की को देखा। यानी जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जो पिताजी थे, उन्होंने एक लड़की को और देखा। अब वो लड़की कौन थी? जो पहली लड़की, जिस लड़की सूबेदार जी की जो लड़की थी, उसको देखने के बाद उन्हें उनसे जो दोबारा जो उन्होंने दूसरी लड़की को देखा था, वो उनसे ज़्यादा खूबसूरत थी। तो पहली लड़की से कहीं अधिक सुंदर थी। फलतः पहली लड़की के पिता को उन्होंने जवाब दे दिया, जिसके कारण परम लड़की के पिता ने जाति पंचायत में सवाल उठा दिया। पहले ज़माने में यही हुआ करता था कि अगर आप कुछ इस तरह का काम करते हैं तो आपको पंचायत में खड़े होना पड़ेगा, और होता था कि जुर्माना लगाया जाता था। तो फिर ये जब सवाल उठाया तो राम जी सूबेदार ने अपना अपराध स्वीकार किया। यानी उन्होंने गलती की थी तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। पंचायत में 5 रुपये जुर्माना किया, जो सूबेदार जी को देना पड़ा। यानी पंचायत ने जब ये रिश्ता उन्होंने मना किया तो उन्हें पंचायत में जुर्माना देना पड़ा 5 रुपये, जो बहुत बड़ी रकम उस दौरान हुआ करती थी। फिर उन्होंने डापोली के स्वर्गीय भिकू वालांकर यानी वालांकर भिकू वालांकर की जो मातृ पितृ हीन कन्या रमीबाई, अब यहाँ पे देखिए जो रमाबाई थी उनका नाम पहले रमीबाई था, रमीबाई को पसंद किया। या उस समय रमीबाई 9 साल की थी। आप लोग ये भी नोट करते जाइए, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की शादी जब हुई थी तो जो उनकी रमाबाई जो थी, वो उनकी जो बीबी रमाबाई थी वो 9 साल की थी। भीमराव 16 साल के थे जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की शादी हुई थी, तो वो 16 साल के थे। ये भी आप लोग नोट करते जाइए। रमीबाई सुंदर और शांत स्वभाव की लड़की थी। यानी बहुत ही मतलब शांत रहती थी और जो है बहुत ही सुंदर भी थी। रमीबाई की 2 बहनें और भी थीं। ये भी आप जो भी पॉइंट हम बताते जा रहे हैं उसको आप लोग नोट करते जाइए। एक छोटा शंकर नाम का भाई था। यानी कुल मिलाकर 3 लोग थे। यानी जो रमाबाई जो थी उनके 2 बहनें और एक भाई, यानी 3 बहनें और एक भाई था, यानी 4 लोग थे। ये सभी बच्चे बॉम्बे में अपने मामा तथा चाचा के यहाँ रहते थे। आखिर एक दिन भीमराव तथा रमीबाई का विवाह हो गया। यानी आखिरकार एक दिन जैसे शादी तय होने के बाद फिर इनकी शादी हो गई। रमीबाई का नाम फिर रमाबाई रखा गया, क्योंकि रमीबाई बहुत अजीब सा लग रहा था लेने में, इसलिए उनका नाम रमाबाई रख दिया गया। शादी का स्थान बड़ा विचित्र था। अब यहाँ पे देखिए एक बड़ी विचित्र बात आ रही है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। शादी का जो वक्त था बहुत ही इंटरेस्टिंग था। आप उसको जब सुनेंगे तो बड़ा ही मज़ा आएगा। और मज़ा क्या आएगा, बहुत आप सोच में पड़ जाएंगे कि एक हमारे जो समाज सुधारक थे उनकी शादी किस तरीके से हुई। जिस दिन मार्केट समाप्त हुआ, तब रात को बॉम्बे के व्याकुला बाजार के खुले शेड में विवाह की रीति रिवाज प्रारंभ हुई। कहाँ पे, ये भी आप लोग रात को बॉम्बे के व्याकुला बाजार में, यानी बॉम्बे के जो व्याकुला बाजार था वहाँ पे खुले शेड में, यानी कोई तंबू नहीं कुछ नहीं, बस जैसे नॉर्मल से जैसे जहाँ मार्केट लगती है वहाँ पे जो है उनके कार्यक्रम यानी शादी के जो कार्यक्रम थे प्रारंभ हुए। दूल्हा दुल्हन और सगे संबंधी सभी उपस्थित हो गए। यानी जो भी शादी है तो सारे लोग इकट्ठा हुए। उनके नीचे गंदे पानी की नालियाँ बह रही थीं जहाँ पे वो लोग बैठे हुए थे। तो ये बहुत ही बड़ी दुखद घटना समझ लिए हिसाब से थी कि आज जब हमारे वहाँ शादियाँ होती हैं तो हम बिल्कुल साफ़ सुथरा रखते हैं, ज़रा सा पानी नहीं होना चाहिए, मतलब सारी चीज़ों का इंतज़ाम करते हैं। जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की शादी हुई थी उस वक्त समझ लीजिए कि जो बाजार था, बाजार में जो नालियाँ होती हैं भाई, ऊपर थोड़ा ऊँचे चबूतरे होते हैं और पास में नालियाँ होती हैं, तो वो नालियाँ बह रही थीं।
मार्केट के पत्थरों के प्लेटफॉर्म से बेंचों का काम लिया गया। जो मार्केट, जो पत्थर, ऊंचे थोड़ा पत्थर थे, जो प्लेटफॉर्म थे जिन पे लोग सामान रख के बेचते थे, उनका उनका जो है काम बेंचों के रूप में लिया गया। जैसे कि हम जब गांव में शादियां होती या कहीं भी शादियां होती तो हम लोग बैठने के लिए मेज़ और कुर्सी का इंतजाम करते हैं। तो ये काम वहाँ पे जो मार्केट के जो पत्थर थे उन्होंने काम पूरा किया। इस प्रकार बाजार एक विवाह हॉल के रूप में काम आया, यानी बाजार को विवाह हॉल के रूप में बनाया गया। अब आप समझ लीजिए कि इतने भी हालात अच्छे नहीं थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के कि वो अपने लिए टेंट और तमाम की तमाम जो चीज़ें हो सकती हैं ज़रूरत की वो भी अवेलेबल कर लें। ऐसा भी हालात नहीं थे। तो ये आप समझ लीजिए कि उस हालात में भी वो पढ़ाई पे कितना फोकस कर रहे थे, कितना ध्यान दे रहे थे। फिर विवाह की रस्में सुबह के उस समय तक चलती रहीं जब तक मछियारी स्त्रियां वह अपनी अपनी मछलियां बेचने के लिए नहीं पहुंची। तब तक ये सारे रीति रिवाज चलते रहे। देखिए, ये एक तरफ बारात हो रही है, सुबह जब हो रही है तो वहाँ पे जो लोग मछलियां बेचने वाले यानी बाजार था वहाँ पे लोग पहुँचना शुरू हो गए। दुल्हन के स्वागत के लिए केवल एक ही कमरा था। ये भी एक बहुत बड़ी दुखद घटना समझ ले हिसाब से थी। जो दुल्हन थी उसके लिए सिर्फ एक ही कमरा था जिसमें परिवार के सभी सदस्य रहते थे। अब देखिए यहाँ पे बहुत सोचे, यानी एक ही कमरा था। उनकी शादी भी, यानी उनके जो बड़े भाई थे उनकी भी शादी हो चुकी थी, उनकी भी बीवी थी, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की शादी हुई तो जब रमाबाई घर आई तब भी जो है एक ही कमरा था। इस विचित्र और सौहार्दपूर्ण वातावरण में भीम और रमी का विवाह बंधन संपन्न हुआ, यानी सारी चीज़ों के बीच यानी विवाह उनका हो गया। अपने पति के प्रेरणा और उत्साह से भीमराव ने एल्फिस्टन कॉलेज में प्रवेश ले लिया। यानी ये सारी चीज़ें होने के बाद शादी जब हो गई, उसके जब उनके पापा ने भी अच्छा से प्रमोट किया, उनको समझाया, और उनके भाई ने भी प्रमोट किया, समझाया, जिसके कारण उन्होंने एल्फिस्टन कॉलेज में प्रवेश ले लिया। अब यहाँ से हम आज का एपिसोड है उसको भी यहाँ से हम रोक रहे हैं, और नेक्स्ट जो कल कहानी होगी वो इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, और आपको जैसे जैसे ये कहानी आगे बढ़ रही है वैसे वैसे इसमें रोचकता बढ़ती चली जा रही है और हमें बहुत ज़्यादा मालूमात होती चली जा रही है। और इसी के माध्यम से सब लोग आप सभी लोग भी नॉलेज इकट्ठा कर रहे हैं, और जो भी बातें मैं बता रहा हूँ उसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट करते जाइए। अगर आप लोग नोट नहीं करेंगे तो ये आपके दिमाग से निकल जाएगी। तो जो बातें, मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और मुझसे जुड़े रहें, और जो भी चीज़ें हैं आपको और भी चीज़ें नॉलेज मिलती रहेंगी। थैंक यू।